नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा था अधिगम, उसका जो अपना सेक्शन चल रहा था अधिगम के सिद्धांत, उसमें हम अपना नेक्स्ट सिद्धांत कर रहे हैं जिसका नाम है परीक्षणात्मक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि परीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए, जो परीक्षणात्मक अधिगम होता है ये दूसरों का परीक्षण करने से ही घटित होता है। तो अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुकरण। ठीक है, अनुकरण कहा जाता था, जिस वजह से इस अधिगम का नाम आपका पड़ गया यहाँ पर अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो इसी सिद्धांत का आपका अलग नाम है अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत। फर्स्ट नाम आपका यहाँ पर है परीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए, इसी के साथ में क्या है कि पहले ये अनुकरण कहा जाता था इसको, फिर क्या हुआ कि जो आपका बंडूरा है, यानी क्योंकि आपका ये जो सिद्धांत है ये दिया है आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ये 1977 में दिया गया था। अल्बर्ट बंडूरा ने ये सिद्धांत दिया है और ये सिद्धांत जो है वो आपका 1977 में दिया गया था। तो फिर क्या हुआ कि जो अल्बर्ट बंडूरा है ये और इनके साथियों ने जो है वो मिलकर जो है वो आपका प्रायोगिक अध्ययनों में परीक्षणात्मक अधिगम की जो है वो विस्तृत खोजबीन की थी इन्होंने। ठीक है, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा और फिर इनके कुछ साथी थे, उन्होंने जो है वो मिलकर कुछ खोजबीन की थी, यानी कि कुछ ज्यादा ही इस पर जो है वो रिसर्च की थी इन्होंने। तो फिर यहाँ पर सामने निकल कर क्या आता है कि जो आपका इस प्रकार का जो अधिगम होता है, यानी कि जो परीक्षणात्मक अधिगम होता है, इस अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, जिस वजह से इस सिद्धांत का नाम जो है वो सामाजिक अधिगम भी पड़ गया। ठीक है, तो इस अधिगम को क्या कहा जाने लगा? तो इस अधिगम को सामाजिक अधिगम भी कहा जाने लगा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, यहां से कई नाम निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, तो परीक्षणात्मक से अधिगम हो गया क्योंकि दूसरों पर परीक्षण करते हैं। पहले इस रूप को जो है वो अनुकरण कहा जाता था, इस वजह से अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत इसको कहा जाने लगा। फिर क्योंकि यहाँ पर जो है वो व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, जिस वजह से इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाने लगा। और ये दिया किसने था? ये दिया था आपका अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपको भी पता है कि हमारे सामने कई बार ऐसी अपने पास सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें नहीं पता होता कि हम दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करें। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम दूसरे व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है उनको हम देखते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, फिर उन्हीं की तरह अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उन्हीं की तरह जो है वो व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ से हम किसी को अपना जो है वो गाइड बना लेते हैं और फिर उन्हीं की तरह जो है वो व्यवहार करने लग जाते हैं। तो एक तरफ से अपने लिए वो क्या हो गया? एक मॉडल बन गया। तो जिस वजह से इसको जो है वो मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को जो है वो मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नाम आ गए हैं सारे। फर्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा परीक्षणात्मक अधिगम। ज्यादा फेमस आपका ये जो अधिगम है ये आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है इसी नाम से फेमस है। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सोशल लर्निंग जो थ्योरी है वो आपकी दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, अन्य नाम आपको याद रखने हैं, परीक्षणात्मक अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम और कई जगह पर ये अवलोकनात्मक अधिगम भी मिल जाएगा, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पर कई बार जो क्वेश्चन अराइज होता है वो इसी टाइप से होता है कि इनमें से कौन सा सामाजिक अधिगम का अन्य नाम नहीं है। तो वहां पर अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से नाम इसके हैं तो आप वहां पर जो है वो टिक कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था और अन्य नाम में आपका यहाँ पर आता है परीक्षणात्मक अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम, मॉडलिंग अधिगम और अवलोकनात्मक अधिगम। ये आपका अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में दिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो अधिगम है ये आपका प्रयोग किया गया था, क्योंकि देखिए हर एक चीज का प्रयोग करके देखते हैं। तो ये जो प्रयोग है वो बोबोडोल पर किया गया था। ठीक है, किस पर किया गया था? ये बोबोडोल पर किया गया था और इनका मानना था, ये जो आपके अल्बर्ट बंडूरा है इनका मानना था कि जो आपका इंसान यानी आपका जो बच्चा होता है, देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा है इनका मानना था कि बच्चा जो भी सीखता है वो अनुकरण से सीखता है। ठीक है, या देख कर सीखता है या अवलोकन करके सीखता है, यानी कि अपनी सोसाइटी में जिस तरह से देखता है उसी तरह से वो जो है वो बनने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा ने किस तरह से अपने सिद्धांत को जो है वो प्रतिपादित किया है। तो देखिए उन्होंने जो है वो अपने अध्ययन में बताया है कि देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई बच्चों को। ठीक है, यानी कि बच्चों का एक ग्रुप है।
ठीक है। बच्चों का एक ग्रुप है, उनको जो है वो 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म में क्या था कि एक बोबो डॉल यानी कि एक बच्चा, एक यहाँ पर मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में बहुत से खिलौने हैं, ठीक है, बहुत से खिलौने हैं, उसमें से एक आपका बोबो डॉल यानी कि बहुत बड़ी डॉल है ये, तो ये बोबो डॉल भी उसके अंदर है। एक बच्चा जो है वो एंटर करता है रूम में और फिर वो क्या करता है कि हर एक खिलौने के प्रति जो है वो अपना व्यवहार जो है वो आक्रामक दिखाता है, यानी कि वो हर एक खिलौने को जो है वो मार रहा है, कूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली डॉल जो थी, ठीक है, जो बड़ी वाली डॉल थी उसको पकड़कर वो सबसे ज्यादा उसी पर आक्रामक व्यवहार करता है, उसको मारता है, पीटता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो है वो 5 मिनट की बच्चों को मूवी दिखाई गई। फिर क्या हुआ कि जो ये जो ग्रुप था बच्चों का जिनको 5 मिनट की मूवी दिखाई गई, उनको फिर 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे इसमें थे, कुछ इसमें थे, कुछ इसमें थे, यानी कि उन बच्चों का जो ग्रुप था उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फिर उन 3 ग्रुप को अलग अलग टाइप की जो है वो मूवी दिखाई गई। उसमें क्या हुआ कि जिस बच्चे ने यहाँ पर आक्रामक व्यवहार करके यानी कि जो 5 मिनट की मूवी थी उसमें जो बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा था, उसमें यहाँ पर जो 3 ग्रुप बच्चों के बनाए गए अलग अलग, उसमें क्या दिखाया गया कि फर्स्ट में यहाँ पर दिखाया गया कि जिस बच्चे ने आक्रामक व्यवहार किया था, ठीक है, उसकी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो प्रशंसा करता है और उसको पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि आपने जिस तरह से बोबो डॉल के साथ व्यवहार किया उसके लिए उसको जो है वो इनाम दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के बंदे यहाँ पर देखते हैं कि जिसने आक्रामक व्यवहार किया खिलौनों के प्रति तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में क्या करते हैं कि जिसने आक्रामित व्यवहार किया आपके खिलौनों के साथ तो उनको क्या किया जाता है, इसमें दंडित किया जाता है। और इसमें ना तो दंडित किया जाता है और ना ही उसको पुरस्कार दिया जाता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 3 ग्रुप थे, तीनों ग्रुप को अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन दिखाई गई आक्रामक व्यवहार के बाद, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इन सभी बच्चों को जो है वो एक परीक्षण करने के लिए इन बच्चों को जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है परीक्षण करने के लिए, ठीक है। तो एक कमरा है, उस कमरे में बहुत से खिलौने रख दिए। अब उन बच्चों को जो है वो एक एक करके उस कमरे के अंदर जो है वो यानी हर एक ग्रुप को जो है कमरे के अंदर छोड़ा गया। तो वहां पर क्या हुआ कि बच्चे ने जिस तरह से मूवी में देखा, ठीक है, मूवी में देखा कि जो बच्चा एंटर करता है वो आक्रामक व्यवहार करता है, ठीक है, हर खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। फिर अलग अलग जो यहाँ पर मूवी दिखाई गई कि जो आक्रामक व्यवहार करता था अगर उसको दंडित किया गया, उसको पुरस्कृत किया गया तो बच्चा क्या करेगा, वहां पर उसके साथ आक्रामक व्यवहार करेगा, यानी कि उन खिलौनों के साथ क्या करेगा, आक्रामक व्यवहार, क्योंकि उसको तो यही है कि आक्रामक व्यवहार करेंगे तो जो है वो हमें पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। तो आक्रामक व्यवहार करता है। जिस बच्चे ने देखा कि बच्चे को दंडित किया गया था तो उसने जो है वो उन खिलौनों के साथ अच्छे से बिहेव किया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है यहाँ पर कि जो बच्चा जिस टाइप से सोसाइटी में देखता है, जिस तरह से अपने घर परिवार जो कुछ भी देखता है वो उसी टाइप का बन जाता है, उसी टाइप का अनुकरण करके वो अपने व्यवहार में उस चीजों को ढाल लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है बाहर कोई टीवी में कोई फैशन शो वगैरह देख के आता है तो वो घर पर आकर उसी टाइप से जो है वो अपनी एक्टिविटी करने लग जाता है, ठीक है। जैसे अपने घर में होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो छोटे बच्चे स्कूल में जैसे पढ़ के आते हैं फिर घर पर आकर जो है वो टीचर की एक्टिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो टीचर बनकर जो है वो घर पर ऐसे ही कोई भी जो है वो स्टूडेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लेते हैं तकिया वगैरह और फिर उनको जो है जैसे टीचर पढ़ा रही थी स्कूल में वैसे ही जो वो व्यवहार करते हैं, ठीक है। टीचर अगर उनको मारती है तो वो भी उन तकियों को जो है वो मारती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो बच्चे जो भी देखते हैं अपने सोसाइटी में, अपने घर में, स्कूल में उसी टाइप का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस अधिगम को जो है वो यहाँ पर आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, ये जो है वो टाइप जो है यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि अल्बर्ट बंडूरा का आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। लगभग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अन्य नाम से ही आएगा, ज्यादा डीपली यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो यहाँ पर एक्टिविटी की थी, जो परीक्षण करने के लिए जो भी एक्टिविटी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया फिल्म दिखाई गई बच्चों को, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि ये जो प्रयोग है वो आपका बोबो डॉल पर किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा ने आपका जो है वो 1977 में सिद्धांत दिया था प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, ठीक है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अन्य नाम है इसके अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत और अवलोकनात्मक सिद्धांत, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो इसी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसके स्टेप से, ठीक है। यानी कि जो आपका ये सामाजिक अधिगम है, सामाजिक अधिगम जो है वो आपका कितने स्टेप में होता है। तो देखिए सामाजिक अधिगम जो होता है वो आपका 4 स्टेप में होता है और ये स्टेप बताए गए हैं कि किस तरह से सामाजिक अधिगम होता है, बच्चे किस तरह से जो है वो सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे बच्चे ने जो भी देखा, जैसे यहाँ पर मूवी में बच्चे ने जो भी देखा उस चीज को उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने ध्यान से देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा ध्यान,
या अवधान भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान या अवधान। इंग्लिश में आपका यहाँ पर मिल जाएगा अटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं सोसाइटी में, स्कूल में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं तो वो ध्यान से देखते हैं उस चीज को, ठीक है। फिर उस चीज को अपने व्यवहार में ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं, ग्रहण करना या फिर धारण करना, ग्रहण करना, धारण करना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटेंशन। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, फिर उसको अपने व्यवहार में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण। उसी चीज को जो उसने ग्रहण किया, जो उसने ध्यान से देखा, उस चीज को वो खुद में ढाल लेते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से उन्होंने देखा, ठीक है। तो यहां पर पुनः प्रस्तुतिकरण आ सकता है या पुनरुत्थान आ सकता है, पुनरुत्पादन, ठीक है, पुनरुत्पादन आ सकता है। इंग्लिश में आपका यहां पर आ सकता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। फिर बाद में बच्चा क्या करता है, अभिप्रेरणा लेता है, या अभिप्रेरणा कह सकते हो या अनुप्रेरणा कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोटिवेशन। लास्ट में बच्चे की क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है, यानी कि जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो मोटिवेट होकर उस चीज से जो है वो अपने जीवन में उस चीज को ढाल लेता है, अभिप्रेरित हो जाता है। अभिप्रेरणा कह सकते हो या अनुप्रेरणा कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसका रहेगा मोटिवेशन, ठीक है। तो ये जो कर्म है ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम जो है वो 4 इसके स्टेप है। सामाजिक अधिगम किस टाइप से होता है, इसके 4 स्टेप हैं। जैसे बच्चों को फिल्म दिखाई गई, बच्चों ने ध्यान से फिल्म को देखा, फिर उनके जो 3 ग्रुप बने थे उनमें किस टाइप से जो है वो उनका जो चीज वो कर रहे थे, जैसे उस बच्चे ने आक्रामक व्यवहार किया, उस चीज को उसने ग्रहण किया। फिर जिस टाइप से उनको अगर जैसे कि उसको पुरस्कृत किया गया, फिर उसको जो है जैसे उनको अलग कमरे में रखा गया तो उन्होंने जैसा मूवी में देखा था वो वैसे ही करते हैं। अगर पुरस्कृत किया गया तो फिर वो उस व्यवहार को जो है वो उसी टाइप से रखते हैं कि हमें पुरस्कृत किया जाएगा। फिर वो पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं और फिर मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, मोटिवेशन लेते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए कि आपका आ जाएगा कि सामाजिक अधिगम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपके नियम है वो नहीं है, या फिर आपका हो जाएगा कि सामाजिक अधिगम किस प्रकार से सीखा जाता है, उसका कर्म बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म में आपका पहले जैसे अटेंशन आ जाएगा, रिटेंशन आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन, मोटिवेशन। पहले कर्म तो यही आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, यही सही कर्म है। आपको याद रखना है, पहले ध्यान होता है, फिर ग्रहण करना, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण करना और फिर आपका अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर पहले मोटिवेशन दे दें, बीच में रिटेंशन दे दें तो वो आपका गलत होगा, और यहाँ पर जो है वो गलत में ही पूछा जाता है लगभग। बाई चांस आपको यहाँ पर सीधा भी पूछ लिया जाता है, सीधा सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर चांस जो होते हैं वो आपके नहीं में ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सामाजिक अधिगम जो सीखा जाता है वो पहले ध्यान से उसको देखते हैं बच्चे, फिर उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसको पुनः प्रस्तुत करते हैं, फिर वो अभिप्रेरणा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक अधिगम का जो है वो सीखने का आपका यहाँ पर नियम है, या सीखने के जो है वो तरीके हैं, या कह सकते हैं सीखने का यहाँ पर कर्म है, ठीक है। तो ये था आपका अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, ठीक है। जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसका नाम है आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्बल लर्निंग थ्योरी, वर्बल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो वर्बल लर्निंग थ्योरी जो है यानी कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है ये आपका दिया था आशु बेल ने, ठीक है। किसने दिया था, ये दिया था आपका आशु बेल ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम यानी कि वर्बल लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी आशु बेल ने। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लर्निंग का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये जो लर्निंग का सिद्धांत है ये आपका डिडक्टिव अप्रोच पर जो है वो होता है, ठीक है। इसकी जो अप्रोच होती है वो डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो आपका अधिगम है ये आपका रूल से एग्जाम्पल पर चलता है, रूल से एग्जाम्पल पर चलता है। जैसे आपकी मैथ की जो आपकी यहाँ पर जो विशेषता होती है वो आपकी डिडक्टिव ही होती है कि मैथ में आपको पहले रूल बताए जाते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मैथ की जो होती है आपकी अधिगम, मैथ का जो अधिगम होता है वो भी आपका डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है। और ये जो अधिगम आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम ये भी जो होता है ये आपका डिडक्टिव अप्रोच पर ही जो है वो काम करता है, यानी कि ये डिडक्टिव अप्रोच होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये रूल से एग्जाम्पल पर चलता है, ठीक है। पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं, फिर ये एग्जाम्पल पर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चा जो है वो 4 स्टेप से सीखता है। इसमें जो बच्चा सीखता है, ठीक है, बच्चा जो सीखता है उसके 4 स्टेप बताए गए हैं,
ठीक है, बच्चों को सीखने के जो है वो 4 स्टेप बताए गए हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है रटकर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो जैसे ये नाम से आपको लग रहा है कि रटकर, यानी कि बच्चा रटकर थोड़ी ना सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नेम तो है कि रटकर, लेकिन इसकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन उसमें यही है कि बच्चे को जो है वो कोई भी चीज अगर वो सीखता है तो उसको रटकर नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है। तो रूट लर्निंग, ठीक है, इन्होंने ये टर्म दी है, स्टेप दिया है इन्होंने रूट लर्निंग का, कि बच्चा जो है वो कभी भी रटकर जो है वो नहीं सीखता। तो ये बच्चों का अधिगम इस टाइप से होना चाहिए कि वो रटकर कोई चीज को ना सीखें, ठीक है। सेकंड है आपका इसमें अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, यानी कि वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। थर्ड है आपका अभिग्रहण, अभिग्रहण, अभिग्रहण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम यानी कि रिसेप्शन लर्निंग, ठीक है। अभिग्रहण को क्या कहते हैं? रिसेप्शन लर्निंग। फोर्थ है आपकी अन्वेक्षणात्मक अधिगम, अन्वेक्षणात्मक अधिगम। अभिग्रहण का मतलब यही हो जाएगा कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसको ग्रहण करे अच्छे से। अन्वेक्षणात्मक अधिगम यानी कि बच्चा कुछ भी सीख गया है तो फिर वो कुछ ना कुछ नया जो है वो ट्राई करता रहे या फिर नया कुछ खोजता रहे, तो वो होता है आपका अन्वेक्षणात्मक अधिगम। तो इन्होंने जो 4 स्टेप दिए हैं, बच्चा जो सीखता है उनके जो 4 स्टेप दिए, फर्स्ट आपकी रूट लर्निंग, सेकंड आपका मीनिंगफुल लर्निंग, थर्ड है आपका रिसेप्शन लर्निंग और फोर्थ है आपका यहाँ पर इन्वेंटिव, ठीक है, इन्वेंटिव लर्निंग यानी कि बच्चा अन्वेक्षणात्मक अधिगम करे, ठीक है, यानी कि रटकर ना सीखे। यहाँ पर मैं आपको लिखे देती हूँ, रटकर न सीखना, ठीक है, रटकर कोई चीज ना सीखे, अर्थपूर्ण तरीके से सीखे, अभिग्रहण करे और फिर अन्वेक्षणात्मक अधिगम आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है वो आपका आशुबैल ने दिया था और ये डिडक्टिव अप्रोच पर जो है वो चलता है, क्योंकि रूल से एग्जाम्पल पर ये आपका अधिगम चलता है। पहले जो बच्चा सीखता है इसके 4 स्टेप बताए गए हैं, रटकर सीखना यानी कि रटकर न सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम और अन्वेक्षणात्मक अधिगम। अब देखिए आशुबैल जो है आपके, इनके अनुसार जो बच्चा आत्मसात करता है, आत्मसात करना आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि बच्चा जो किसी भी चीज से जो कुछ भी ग्रहण करता है या जो कुछ भी सीखता है उसके स्टेप भी बताए हैं, ठीक है। पहले तो ये स्टेप बताए हैं इन्होंने कि बच्चा किस टाइप से जो है वो सीखता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बताए हैं वो उन्होंने आत्मसातकरण के जो है वो 4 स्टेप बताए हैं, ठीक है। ये सीधा है कि किस प्रकार से सीखता है, फिर आत्मसातकरण के इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है वो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। यहां से भी ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आपका आशुबैल ने नहीं दिया, तो इसमें से आपको याद होना चाहिए कि रटकर न सीखना और अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम और अन्वेक्षणात्मक अधिगम, ये जो है वो 4 स्टेप इसने दिए हैं। इसके अलावा अगर आ जाएगा तो वो आपका स्टेप नहीं रहेगा। फिर आत्मसातकरण के भी स्टेप कौन कौन से दिए हैं, ठीक है। तो वो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है संयोगात्मक अधिगम। संयोगात्मक अधिगम इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन लर्निंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन लर्निंग। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है, ठीक है, यानी कि अपनी कक्षा में जो भी सीखता है, टीचर से जो कुछ भी सीखता है या बाहर से कुछ भी सीख के आता है, उसको अपने दैनिक जीवन में जोड़ लेना, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में अगर वो बच्चा जोड़ लेता है तो उसको जो है वो संयोगात्मक अधिगम कहते हैं। मान लीजिए कि बच्चा स्कूल में सीख के आया कि 2 + 3 जो है वो 5 होते हैं, ठीक है, 2 + 3 5 होते हैं। घर पे आके मान लीजिए कि फ्रिज में कोई चीज पड़ी है, मान लीजिए फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रिज में जो है वो फ्रूट्स हैं और वहां पर मान लीजिए कि अलग अलग हैं, कि 3 आपके मान लीजिए कि बनाना है और 2 आपके एप्पल हैं, और अगर आपसे पूछे कि कितने फ्रूट्स हैं फ्रिज में, तो वो बता देगा कि वो 5 फ्रूट्स आपके फ्रिज में हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपने दैनिक जीवन में जो अगर वो जोड़ लेता है तो उसको कहते हैं संयोगात्मक अधिगम, ठीक है। सेकेंड टर्म है यहाँ पर आपकी अधीनस्थ अधिगम, अधीनस्थ अधिगम। अधीनस्थ अधिगम इसको कहते हैं आपका, इंग्लिश में इसको कहते हैं सुबोर्डिनेट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है वो बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक वर्ड्स है आपका, कोई भी मान लीजिए कोई भी वर्ड्स है, उसके बहुत से पर्यायवाची जैसे कि बने हुए होते हैं। मान लीजिए कि पहले मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी का जो बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि कोई नीर कह देता है, कोई जल कह देता है, ठीक है, अम्बु, ठीक है, बहुत से, यानी कि इसके जो है वो
आपके पर्यायवाची होते हैं तो बहुत सी चीजें बच्चा सीखता है। जैसे उसको पता है नीर, जल, अम्बु सब पानी है, लेकिन वो किसी एक विशेष शब्द को ही ग्रहण करता है। जैसे कि उसने नॉर्मल अपनी दैनिक जीवन में पानी को ग्रहण कर लिया कि ये पानी है, वो घर पर नीर, जल, अम्बु नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, पानी कहेगा। तो अधीनस्थ अधिगम होता है कि बच्चा बहुत कुछ चीजों में से जब किसी एक चीज को पकड़ लेता है, किसी एक सामान्य वर्ड को ग्रहण कर लेता है, उसको कहते हैं अधीनस्थ अधिगम, सुबॉर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, किसी एक वर्ड को अगर वो अपनी लाइफ में यूज कर रहा है तो उसको कहते हैं अधीनस्थ अधिगम। ठीक है, इसके बाद में आपका थर्ड आता है। यहाँ पर थर्ड जो टर्म है वो आपकी है सह संबंधात्मक, सह संबंधात्मक अधिगम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं को रिलेटिव। ठीक है, को रिलेटिव लर्निंग, सह संबंधात्मक अधिगम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जब कोई भी एक शब्द को पूरे अर्थ को, यानी कि कोई एक शब्द उसने ग्रहण कर लिया और वो शब्द ही जो है वो पूरे अर्थ को, यानी कि किसी एक चीज को जो है वो पूरी लंबी लंबी बात ना कहे, सिर्फ एक वर्ड ही ऐसा दे दे जिससे कि उसकी पूरी डेफिनेशंस का ही पता चल जाए। जैसे कि हम किसी को कह देते हैं कंजूस, तो वो कंजूस उसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो बता देता है किस टाइप का बंदा है। तो यानी कि वो किसी एक ऐसे वर्ड को समझ जाए या एक ऐसा अर्थ जो दे दे वो जो उसकी पूरी डेफिनेशन ही बता दे, तो वो होता है आपका सह संबंधात्मक अधिगम। ठीक है, और जो संवर्धन करना जो होता है, संवर्धन करना, वो आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है, वो होता है आपका महाकोटि अधिगम, महाकोटि अधिगम, महाकोटि अधिगम। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने हिसाब से चीजों को समझ लेता है या फिर जोड़ लेता है। ठीक है, अपने हिसाब से, महाकोटि अधिगम सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, यानी कि अपने हिसाब से चीजों को जोड़ लेता है या समझ लेता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो शेर है, आपका शेर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो है वो आपके मांसाहारी हैं। क्या है, ये मांसाहारी होते हैं। तो बच्चे ने यहाँ से जो है, जैसे आप किसी ने बताया कि शेर जो है वो मांस खाता है, कुत्ता मांस खाता है, बिल्ली भी मांस खाती है, तो उसने एक यहाँ पर चीजों को समझकर अपने हिसाब से ये यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लिया कि शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी जानवर हैं ये सारे मांसाहारी होते हैं। तो उसने यहाँ पर कौन सा अधिगम किया है, तो उसने यहाँ पर महाकोटि अधिगम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है आत्मसातकरण की, यानी कुछ भी नया चीज सीखने के जो है वो इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। देखिए, सीधा सीखने के स्टेप आएंगे तो यहाँ पर बच्चा रटकर न सीखे, अर्थपूर्ण अधिगम करे, अभिग्रहण करे और अन्वेषणात्मक अधिगम करे। ठीक है, आत्मसातकरण के 4 स्टेप हैं, दोनों के ही 4 स्टेप हैं। आत्मसातकरण के 4 स्टेप हैं। यहाँ पर फर्स्ट है आपका, मैंने बताया संयोगात्मक अधिगम, यानी कि कॉम्बिनेशन लर्निंग, जो कि आपकी जो भी आप स्कूल वगैरह में सीख के आते हैं वो आप अपने दैनिक जीवन में ऐड कर लेते हो, वो आपका संयोगात्मक अधिगम होता है। अधीनस्थ अधिगम होता है कि आपने बहुत से वर्ड सीखे लेकिन किसी एक प्रॉपर वर्ड्स को आप अपने जीवन में यूज कर रहे हो, वो आपका अधीनस्थ अधिगम होगा। सह संबंधात्मक अधिगम है कि कोई एक वर्ड ही उस पूरी डेफिनेशन को जो है वो मॉडिफाई कर दे, उसको आप क्या कहोगे, सह संबंधात्मक अधिगम। महाकोटि अधिगम होता है कि आप अपने हिसाब से कोई चीज जो है वो समझ लेते हो या आप जोड़ लेते हो। जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली सारे मांसाहारी होते हैं, इस तरह से बच्चे ने हिसाब लगा लिया, तो ये आपका होता है महाकोटि अधिगम। ठीक है, तो ये था आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, जो कि आपका आशु बेल ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट सिद्धांत देखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है ये मैंने आपको मोटिवेशन के चैप्टर में करवा रखा है। अब्राहम मैस्लो का जो मैंने आवश्यकता पूर्ति का जो सिद्धांत करवाया था, ठीक है, आवश्यकता पूर्ति का जो सिद्धांत मैंने आपको करवाया था, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी आप मोटिवेशन के चैप्टर में कर लेना ये। तो मैस्लो का जो आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत जो था वो आपका था, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो ये अधिगम में भी जो है वो यहाँ पर आपका लागू होता है। तो अब्राहम मैस्लो की जो अब्राहम मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी वो जो है वो किसी चीज कोई अधिगम करता है, कोई भी चीज सीखता है। यानी कि अगर उसको नीड ही नहीं है तो वो जो है वो अधिगम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने व्यक्ति के 3 शक्तियां बताई थी इसने, ठीक है, व्यक्तित्व की 3 शक्तियां, व्यक्तित्व की 3 शक्तियां इन्होंने बताई थी। इन्होंने जो पहली शक्ति बताई थी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तित्व की 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व की 3 शक्तियां इन्होंने बताई थी। फर्स्ट इन्होंने बताई थी मनोविश्लेषणात्मक,
ठीक है, ये आपकी पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति होती है आपकी व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद यानी आप किस टाइप का व्यवहार करते हैं, ये आपकी दूसरी शक्ति है। और तीसरी है आपकी मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद ये आपकी तीसरी शक्ति है। तो पहली शक्ति आपकी है मनोविश्लेषणात्मक, दूसरी आपकी व्यवहारात्मक और तीसरी है आपकी मानवतावाद, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है कि जो आपका व्यक्तित्व होता है इसकी 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो पहली शक्ति मनोविश्लेषणात्मक, दूसरी व्यवहारवाद और तीसरी आपकी होती है मानवतावाद, ठीक है। और इसने अपने सिद्धांत में जो है वो 5 स्टेप बताए हैं, जो कि नीचे से ऊपर चलते हैं। वो 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे पिरामिड की शेप में, आपको मैंने यहाँ पर बताया था, जो कि मैंने आपको मोटिवेशन के चैप्टर में पढ़ाया था। तो सबसे पहली जो होती है आपकी यहाँ पर वो होता है आपका शारीरिक, सेकंड है आपका यहाँ पर सुरक्षा, थर्ड है आपका यहाँ पर स्नेह व संबंध, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सम्मान, इंग्लिश में इसको एक्सट्रीम कहते हैं। और लास्ट आपका हो जाएगा आत्म सिद्धि का सिद्धांत, ठीक है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। अलग से इसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी पूछ लेते हैं। आत्म सिद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपके अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो पहला आपका शारीरिक हो जाएगा। तो शारीरिक में आपका जैसे भूख होगी, प्यास होगी, तो जब इंसान की भूख प्यास जब मिट जाती फिर सुरक्षा, फिर वो घर मकान वगैरह जो है वो लेनी स्टार्ट कर देता है। फिर उसके जीवन में उसको जब ये उसकी इच्छा पूरी होती है फिर उसका स्नेह संबंध हो जाएगा कि वो अपने परिवार से या अपने घर वालों से जो है वो स्नेह संबंध, मित्र दोस्तों से स्नेह या संबंध मिले। फिर वो सम्मान की आवश्यकता हो जाती है उसको, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत यही है कि जब तक इंसान को किसी चीज की नीड नहीं होगी तब तक वो कुछ भी नहीं सीखेगा, ठीक है। जब इंसान को फील होगा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है तभी वो अधिगम करेगा, ठीक है। तो सीधा बस यही है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी मैंने आपको मोटिवेशन के चैप्टर में अच्छे से ये थ्योरी करवा दी थी। फिलहाल आपको यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत में बस इतना याद रखना है कि आवश्यकता पूर्ति का जो सिद्धांत है वो आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कह देते हैं। और पिरामिड की शेप में इन्होंने ये 5 स्टेप बताए हैं। और पहला आपका शारीरिक है, सेकंड आपका सुरक्षा है, थर्ड आपका स्नेह व संबंध है, फोर्थ आपका सम्मान है और फिर आपका आत्म सिद्धि है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।